Chapter 5, Learning. As a child grows and matures, slowly he becomes capable of making different types of responses. These responses can include identifying the image of people, जैसे कौन मम्मी है कौन पापा है ना. स्पून पकड़ना, that's a response. आइडेंटिफाई करना अल्फ़ाबेट्स को, उन्हें लिखना. Combining alphabets into words, this is the third stage of Jean Piaget's cognitive stages, right? The child observes others doing something in specific environments and conditions. And then, when he is met with those same conditions, he imitates the person which he observed. He learns different names of objects, है ना? Book हो गया, orange हो गया, बकवास. And he retains that learning. This is an important task. This was the introduction of the chapter. Now, meaning and nature of learning. See, learning is a psychological process. है ना? It develops gradually and it's defined as any relatively permanent change in behavior और behavioral potential. ज़रूरी नहीं है तुरंत चेंज आ जाए. अभी बाद में पढ़ेंगे कि बाद में भी लर्निंग हो जाती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स या चेंज बाद में दिखता है बिहेवियर में. वो होता है एक फिनोमेना, बाद में पढ़ेंगे हम लोग. इसलिए एनी चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस ओवर टाइम. थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंडिविजुअल can grow, है ना? He can become hardworking, gain social knowledge, develop skills, grow professionally. So learning involves a range of changes, and these changes come from experience which comes over time. So learning requires experience, practice, and time. These changes are relatively permanent and occur due to practice or experience. जहाँ भी ऐसे चेंजेस हैं जो रिलेटिवली परमानेंट हैं बिहेवियर में, राइट, एंड अकर ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, उस चीज़ को हम बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल कह सकते हैं लर्निंग का. नाउ फीचर्स ऑफ लर्निंग. 4 मेन हमें सब टॉपिक्स दिए हैं इसमें, दैट इज़ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, टेम्पररी बिहेवियरल चेंजेस, सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स, एंड लर्निंग एज एन इन्फर्ड प्रोसेस बट डिफरेंस from performance, right? So the first heading, learning by experience. Now we see in this that learning involves experience, and through events in a certain sequence students people learn, right? So if a student continuously sees कि last bell के बाद छुट्टी हो जाती है, he comes to associate that last bell with dispersal. That's learning through experience, है ना? If this action is repeated in a specific way and brings satisfaction, तो हैबिट के लिए हैबिट डेवलप हो जाती है. तो हैबिट के लिए क्या 2 कंडीशंस हैं कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड वे में वो एक्शन रिपीट हो, राइट, एंड उससे कुछ सेटिस्फैक्शन आए, तो एक हैबिट बन जाती है. नाउ टेम्पररी बिहेवियरल चेंजेस. सी, अभी तक हम पढ़ते आए कि लर्निंग से परमानेंट चेंजेस आते हैं, तो ये टेम्पररी चेंजेस क्या हैं, इन्हें डिस्टिंग्विश करना इसलिए तो ज़रूरी हो गया. तो देखो, सम चेंजेस अकर ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्टिम्युलाई. ओवर टाइम पीपल डेवलप हैबिचुएशन या फिर व्हाट इज कॉल्ड एन ओरिएंटिंग रिफ्लेक्स टू सच स्टिम्युलाई. अब जैसे अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, हम सबके घर में इधर उधर शादी का गाना चल रहा होता है. स्टार्टिंग में वो गाना हमें बहुत ट्रबल करता है, बट देन धीरे धीरे हमारी हैबिट हो जाती है उस गाने को ट्यून आउट करने की, है ना? हम उससे थोड़ा कम अफेक्ट होने लगते हैं. इसे कहते हैं हैबिचुएशन. सच चेंजेस, है ना, ये ऐसे जो चेंजेस होते हैं परमानेंट नहीं होते, ये टेम्पररी होते हैं. क्योंकि अगर आपको फिर 1 महीने तक गाना ना सुनाओ, फिर गाना चला दो, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, राइट? तो सच चेंजेस फ्रॉम फटीग, हैबिचुएशन और इवन ड्रग्स आर नॉट कॉल्ड लर्निंग. ठीक है. नाउ द थर्ड हेडिंग, लर्निंग इन्वॉल्व्स a sequence of psychological events. See, psychologists suggest that learning involves following a sequence. A pre-test, that is, अगर टेस्ट से पहले आप एक कंडीशन मेजर करो, checks how much a person knows before learning. ठीक है. A list of words is shown for a fixed time
and is to be remembered by the person, the subject, है ना? During this time, the list of words is processed to acquire new knowledge. उसे दिखाया and इस time में वो बंदा अपने दिमाग में वो list of words को process कर रहा होता है to acquire new knowledge, है ना? After some time, the person recalls the processed information. So this is the process, right? कि पहले आप देखोगे, you'll observe, you'll process and you'll retain. ठीक है? Now fourth topic इसमें थोड़ा continuation में ही है. How learning is an inferred process but different from performance. ठीक है? देखो, लर्निंग को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो. यू ओनली गेट टू नो ऑफ द मेट्रिक्स ऑफ लर्निंग थ्रू इट्स इफेक्ट्स. लर्निंग का खुद का कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है. वो जहाँ भी अफेक्ट कर रही है इंसान को, आप उसी को मेजर कर सकते हो. तो अगर कोई बच्चा कोई पोएम लर्न करके उसे रिसाइट कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस है, वो लर्निंग नहीं है. वो लर्निंग के बाद की परफॉर्मेंस है. टीचर उस परफॉर्मेंस से देखती है कि इसने लर्न किया है. कैसे? By comparing the number of words known before and after. By comparing, the teacher gets to know that learning took place. इसीलिए कहते हैं कि learning is an inferred process, not directly observable or measurable. And that observed behavior या response या action is called performance. Now to look at the paradigms of learning. है ना? See, learning happens in many ways, using methods for responses that are both simple and complex. ठीक? तो for simple forms of learning, we have conditioning. Conditioning is of two types, classical and operant, या फिर instrumental भी कह सकते हैं. Right? And then there are other methods for some complex responses, right? Which are observational learning, cognitive learning, verbal learning and skill learning. So let's start with the first type of conditioning, that is classical conditioning, and then we'll look at operant conditioning and then at all the other types of learnings. All right? Right, so classical conditioning. So this was first investigated by Ivan P. Pavlov. It's very important that we write the full name. Ivan Pavlov नहीं लिखना है, Ivan P. Pavlov लिखना है. अवनीत मैम ने कहा है. If she's particular about it, we don't mess around about it. Right? Ivan Pavlov studied the physiology of digestion, right? So इसने एक experiment किया and 2 phases में था ये experiment. He observed that dogs salivate at the sight of food. मतलब अगर खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है उनके, है ना? पानी क्या मतलब थूक बन जाती है, लेकिन पानी कहते हैं उनको. So the setup was that he placed the dog in a box and एक जो shoulder harness type चीज़ होती है ना, उसके साथ डॉग को बांध दिया उस बॉक्स में, सो दैट ही कैन नॉट मूव आउट ऑफ द बॉक्स. लीश से लगा दिया, राइट? फिर सर्जरी के थ्रू अ ट्यूब वॉज इंसर्टेड इनटू इट्स जॉ टू कलेक्ट सलाइवा, एंड द अदर एंड ऑफ दैट ट्यूब वॉज इन ड्रिंकिंग ग्लास. भाई उसके सलाइवा जाके वो ग्लास में जा रहा था टू मेजर इट, है ना? अब यहाँ से कंडीशनिंग इसने चालू करी. ठीक है, दिस इज फेज 2. अब हम फेज 2 में आ गए. अभी तक तो इतना हो गया, अब फेज 2. A bell was rung before food was given to that dog every time. ठीक? भाई घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया. ठीक? कुछ टाइम बाद अगर खाना ना भी दिखाओ तो वो कुत्ता घंटी के साउंड पे ही उसको सैलिवेशन होने लगता था, क्योंकि उसके दिमाग में ये एक लर्निंग बन गई थी कि घंटी माने खाना. इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक? अब इसमें देखिए 4 टर्म्स होती हैं. अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, दैट इज जो प्योरली नेचुरल है ना? अनकंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पे क्या था? फूड. ये किसी ने उसे कंडीशन नहीं किया था कि फूड पे सैलिवेशन आता है, राइट? भाई कुत्ते ने खाना देखा, उसको सैलिवेशन आया, उसको थूक बनी, उसके मुंह में पानी आया, राइट? और ये स्टिमुलस था, फूड. खाने को देखा तो क्या हुआ? रिस्पॉन्स. कौन सा रिस्पॉन्स? जो हमने कंडीशन नहीं किया है, दैट इज सैलिवेशन. फूड पे सैलिवेशन दोनों अनकंडीशनड हैं, इसलिए अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स है सैलिवेशन. कंडीशन स्टिमुलस वॉज की बेल बजाई गई, है ना? अब हम कुछ नया चीज़ डाल रहे हैं उसके लर्निंग में, है ना? अब हम उस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ एक कंडीशन स्टिमुलस को रिलेट कर रहे हैं कि अगर ये है
तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को वापस एलिसिट कर पाए हम, ठीक है। तो बेल बजानी शुरू कर दी थी, है ना, खाना दिया, खाना देने से पहले बेल बजाई खाना दिया, बेल बजाई खाना दिया, बेल बजाई खाना दिया। अब वो बेल से ही सीधे खाने के थॉट पे उसको खाना देखना नहीं पड़ता था, वो बेल से ही सीधे सैलिवेशन पे आ जाता था। पहले क्या था, खाना सैलिवेशन, अब यहाँ पे बेल लगा दी तो बेल खाना सैलिवेशन ऐसे होने लग गया, फिर खाना हटा दिया तो बेल सैलिवेशन होने लग गया। तो बेल बन गई कंडीशन स्टिमुलस एंड सैलिवेशन हो गया कंडीशन रिस्पॉन्स। See, so classical conditioning follows SS learning, that is stimulus to stimulus learning, where one stimulus implies the possible occurrence of another. तो उस कुत्ते के दिमाग में अगर आपने घंटी बजाई तो उसको लगता था कि हाँ अब तो खाना मिलने वाला है, तो उस थॉट की वजह से उसको सैलिवेशन हो जाता था। दिस इज SS लर्निंग, राइट। नाउ व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, वी लुक एट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ भाई, सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इसमें देखिए 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, मोटा मोटा याद रखो। तो टाइम, टाइप और इंटेंसिटी। टाइम किस किस के बीच में, टाइम रिलेशन बिटवीन द स्टिमुलाई, है ना, जो एक कंडीशन स्टिमुलस डाल रहे हो और एक अनकंडीशन स्टिमुलस डाल रहे हो, उनके बीच का क्या टाइम रिलेशन है, वो साथ में है, कंडीशन बाद में आता है कि पहले आता है ना, ये चीज़। सो ये जो एंड टाइप्स ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलाई, जो नेचुरल स्टिमुलस है वो किस टाइप का है ना, ऑडिटरी है, विजुअल है, ओल्फैक्टरी है, कैसा है, राइट। एंड इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुलाई, तो घंटी कितनी तेज़ बज रही है, कितनी धीमे बज रही है ना, बहुत धीमी बज रही होगी तो बहुत जल्दी लर्न नहीं करेगा, तेज़ बजती होगी तो जल्दी लर्न करेगा, ज़्यादा नोटिस कर पाएगा, राइट। ये चीज़ें कंबाइन होकर डिटर्मिन करती हैं हाउ क्विकली या स्ट्रांगली रिस्पॉन्स कैन बी लर्नड, है ना, how quickly or strongly acquisition of response occurs in classical conditioning. अब देखो पहले वाले पे आते हैं, टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई। सो क्लासिकल कंडीशनिंग is based on time relations between unconditioned and conditioned stimuli. सी, अब इसमें 4 तरीके के प्रोसीजर होते हैं, 3 होते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग एंड एक होती है बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो पहले फॉरवर्ड कंडीशनिंग देखते हैं। तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग में पहला देखेंगे हम साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस मतलब दोनों चीज़ साथ में हो रही है ना। तो CS and US, that is condition stimulus and unconditioned stimulus, are presented together. घंटी और खाना एक साथ दे रहे हो आप, है ना, कोई उसमें टाइम गैप नहीं है, वो एक साथ आ रहा है, राइट। डिलेड कंडीशनिंग, कंडीशन स्टिमुलस जो है आपका, इट स्टार्ट्स बिफोर द अनकंडीशन स्टिमुलस, है ना, बट एंड्स आफ्टर द अनकंडीशन स्टिमुलस स्टार्ट्स। तो बेल बजती रही जब तक खाना नहीं दिखा, जब खाना दिखा तब बेल खत्म हुई, ठीक। एंड देन ट्रेस कंडीशनिंग, कि कंडीशन स्टिमुलस स्टार्ट्स बिफोर द अनकंडीशन स्टिमुलस विद अ टाइम गैप बिटवीन देम। घंटी बज गई, खत्म हो गई, थोड़ा सा गैप आया टाइम का, मतलब 10-15 सेकंड बाद खाना दिखाया, घंटी बजाई, 10-15 सेकंड बीते, फिर खाना दिखाया, ठीक। ये नहीं कि घंटी बजती रही, बज के ख़त्म हो गई थी घंटी, फिर 10-15 सेकंड कुछ नहीं बज रहा था। अब चौथा है अपना बैकवर्ड कंडीशनिंग। इसमें क्या रहता है कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो पहले दिखा दिया जाता है कंडीशन स्टिमुलस के। तो बेसिकली खाना, घंटी और सैल्वेशन ऐसे, ठीक है। अब देखो कुछ फाइंडिंग्स हमें पता लगी हैं इन सारे प्रोसीजर्स के बारे में, तो ये देख लेते हैं कि डिलेड कंडीशनिंग जो है, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर एक्वायरिंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। डिलेड कंडीशनिंग क्या है कि जो कंडीशन स्टिमुलस है वो स्टार्ट तो हो जाएगा पहले से, पर जब तक अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं दिखेगा या स्टार्ट होगा तब तक वो ख़त्म भी नहीं होगा आपका कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर एक्वायरिंग कंडीशन रिस्पॉन्स। साइमल्टेनियस और ट्रेस कंडीशनिंग का क्या है, इन्हें थोड़ा कम इफेक्टिव ऑब्जर्व किया गया है। एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग को तो बिल्कुल ही लीस्ट इफेक्टिव। तो ऐसे याद रखो, बैकवर्ड तो यार बैकवर्ड ही है, बेकार सी एकदम, है ना। अब आते हैं हमारे सेकंड क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट पे, दैट इज़ द टाइप ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलाई, है ना। इन क्लासिकल कंडीशनिंग देयर आर 2 टाइप ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलाई विच कैन बी यूज्ड, ठीक। एक है अपेटिटिव और एक है एवर्सिव। देखो अपेटिटिव को मान लो थोड़ा पॉजिटिव और अवर्सिव को मान लो थोड़ा सा नेगेटिव, ठीक।
अपेटिटिव क्या है? इट ट्रिगर्स अप्रोच रिस्पॉन्सेस, ठीक, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग या करेसिंग। अपेटिटिव गिव्स सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर, है ना, एंड अपेटिटिव में होती है थोड़ी सी फास्टर लर्निंग। अवर्सिव में इट इंक्लूड्स नॉइज, बिटर टेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक इवन, है ना, पेनफुल इंजेक्शंस, एंड इट कॉजेज पेन एंड हार्म एंड ट्रिगर्स, राइट, एंड इट ट्रिगर्स अवॉइडेंस या फिर एस्केप रिस्पॉन्सेज। सो उसमें कैसे रिस्पॉन्सेज थे? अप्रोच रिस्पॉन्सेज, और इसमें कैसे हैं? अवॉइडेंस या एस्केप रिस्पॉन्सेज। उसमें लर्निंग थोड़ी फास्ट होती है, इसमें थोड़ी स्लोअर लर्निंग होती है, एंड इट नीड्स मोर ट्रायल्स। अवर्सिव में थोड़े ज़्यादा ट्रायल्स लगते हैं लर्न करने के लिए। इट मे अकर इन 1 to 3 रिस्पॉन्सेज आफ्टर बीइंग लर्नड, नॉट एवरी टाइम, राइट, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रायल्स करने पड़ेंगे। थर्ड एंड द लास्ट डिटर्मिनेंट इज इंटेंसिटी ऑफ द कंडीशन स्टिमुलाई। ऑब्वियसली भाई बेल ज़्यादा तेज़ बजेगी तो आपको ज़्यादा दिमाग में जाएगी ना, ज़्यादा नोटिस करोगे आप उसको, राइट। अभी बेल का तो बस एग्जाम्पल था कि इंटेंसिटी ऑफ द सी एस कंडीशन स्टिमुलस अफेक्ट्स द अपेटिटिव क्लासिकल कंडीशनिंग एंड अवर्सिव, दोनों में चलता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक ज़्यादा दोगे तो उसमें भी ज़्यादा तेज़ लर्निंग होगी। तो हायर इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा इफेक्टिवनेस, एंड हायर इंटेंसिटी मतलब लोअर नंबर ऑफ ट्रायल्स। ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो कम ट्रायल्स में सेम बात बन जाएगी, लर्निंग हो जाएगी, राइट। ऑल राइट, नाउ फॉर ऑपरेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, राइट। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में मेन प्रोपाउंडर कौन था? वहाँ पे थे हमारे आइवन पी पावलोव। इसमें हैं बी एफ स्किनर, बॉयफ्रेंड स्किनर। ही स्टडीड द वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, जिनको कहते हैं ऑपरेंट्स, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ही स्टडीड ऑपरेंट्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स इन द एनवायरनमेंट। अब ऑपरेंट्स क्या होते हैं? These are voluntary behavior and responses made by humans under their control, ठीक। तो behaviors या responses made voluntarily by humans and animals under their control, voluntary है तो ठीक है, right। So now conditioning of operant behavior is called operant conditioning, ठीक। तो इसमें स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, द रैट एंड फूड एक्सपेरिमेंट। सी स्किनर यूज टू स्टडी रैट्स एंड पिजन्स। इनके पास एक स्पेशल बॉक्स चेम्बर टाइप था, उसको कहते हैं स्किनर्स बॉक्स, ओके। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, जल्दी जल्दी अब कहानी में बताऊंगा। चूहा था, चूहा भूखा था, चूहे को बक्से में डाल दिया, ठीक। चूहा बक्से में इधर उधर घूमा, उस बक्से में था एक लेवर, लेवर दबाने से आता था खाना। उस चूहे ने घूमते 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 गलती से लेवर दबा दिया, वो लेवर दबाया, खाना आया। अब चूहे ने खाना खाया, अब चूहे के दिमाग में क्या आया कि गुरु लेवर मतलब तो खाना, है ना। तो फिर से उसे बक्से में डाला, फिर से वो भूखा था। अब वो जितना टाइम उसको पहली बार लगा उससे कम टाइम में कंटिन्यूसली वो लेवर दबा दे रहा था, और फिर एक टाइम आया जब उसने सीख लिया था कि लेवर यहीं है। अब जैसे ही उसे बक्से में डाला, धाएं, लेवर, खाना, गुप, ठीक है। अब आफ्टर फुली लर्निंग द रैट डज इट इंस्टेंटली, राइट। अब क्योंकि फूड मिलने में दिस रिस्पॉन्स वॉज नीडेड, दिस रिस्पॉन्स वॉज इंस्ट्रूमेंटल, इसीलिए इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इन रियल लाइफ जो हम फॉलो कर सकते हैं। दैट इज लर्निंग टू फाइंड द जार वेयर योर मदर हैज केप्ट द स्वीट्स, या फिर लर्निंग टू से प्लीज या बीइंग पोलाइट ओनली टू गेट अ फास्टर रिस्पॉन्स, राइट। तो ऐसा कह सकते हैं कि थ्रू इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पीपल लर्न शॉर्टकट्स टू रीच देयर डिजायर्ड गोल्स। Now we'll move on to determinants of operant conditioning. Right, so let's start with determinants of operant conditioning, है ना। अब देखो operant conditioning में behavior is learned, maintained or changed through its consequences. So it's learned, maintained and changed through its consequences. अब ये जो consequences होते हैं, that is the repercussions you face after your actions, are reinforcers. So how would you define a reinforcer? Reinforcer is any stimulus or event that increases the probability of the occurrence of a desired response, right? Any stimulus or event that increases the probability of the occurrence of a desired response.
ये नहीं कहा कि ये अच्छे होने चाहिए, ये बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, लाइक अनप्लेजेंट और प्लेजेंट भी हो सकते हैं, बट कुछ भी करके अगर ये स्टिमुलस या इवेंट के बाद हमारी कोई डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स एलिसिट हो पा रहा है हमसे, तो उसे रीइंफोर्सर कहेंगे, राइट। रीइंफोर्सर के 4 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी एंड शेड्यूल, ठीक। एंड ये ऑल टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड ओके, राइट। So first we look into positive and negative as the name suggests. Positive मतलब pleasant and negative मतलब unpleasant, ठीक। Number and frequency. The number of reinforcement also matters, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा अंदर मत घुसो. Quality, it may be superior or inferior. That is the intensity of reward, for example, right? The schedule, the reinforcement may be continuous, हर गलती पे बुरा बोला जा रहा है, और इट मे बी पार्शल कि 4 गलती के बाद ही बोला जा रहा है, राइट। ऐसे कर सकते हैं. Also, the nature of the behavior which is being conditioned and the time interval between the response and reinforcement also matters, right? Delayed punishment is of no use. Okay, now we'll study the difference between operant and classical conditioning. Right. So, in classical conditioning and operant conditioning, there are some differences that are, first we look at the difference by definition, right? So, in classical conditioning, the response is controlled by a stimulus and it is automatically triggered by a certain stimuli. है ना? The response is controlled by a stimulus and is automatically triggered by a certain stimuli. उसे क्या कहते हैं? Unconditioned stimuli. Unconditioned stimuli से क्या आता है? Unconditioned response. ठीक? Operant conditioning में responses are controlled by consequences and are voluntary, right? These are called operants, right? And now we look at the difference by the role of conditioned stimulus and unconditioned stimulus. See, क्लासिकल कंडीशनिंग में CS और US दोनों ही बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं. ऑपरेंट में CS और US कोई बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं होते और ना ही डायरेक्टली नोन होते हैं, राइट. क्लासिकल कंडीशनिंग में एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल करता है कि कब रीइंफोर्समेंट मिलता है ना. इसमें ऑपरेंट में ऑर्गेनिज्म के खुद के एक्शन कंट्रोल करते हैं ना, जैसे चूहे ने धाए से दबाया, रीइंफोर्समेंट मिला, खाना, है ना, तो वो उस पर कंट्रोल्ड है, चूहे के एक्शंस पे डिपेंडेंट है. क्लासिकल कंडीशनिंग में द टर्म US माने अनकंडीशनड स्टिमुलस इज यूज्ड, एंड इसमें ऑपरेंट में द टर्म रीइंफोर्सर इज यूज्ड, ठीक. Our next topic we'll look at key learning processes which go for both classical and operant conditioning, and these are basically reinforcement, extinction, generalization and discrimination, and spontaneous recovery. So we'll look at these mechanisms and we'll understand them. Okay, अब reinforcement पे आते हैं. So it involves the use of reinforcers to increase or decrease the likelihood of a behavior. That's reinforcement, right? अब जो reinforced responses होते हैं, they have an increased rate of occurrence as compared to non-reinforced responses which have a decreased rate of occurrence. Positive reinforcement क्या होता है? Something pleasant which is given after a desired response to make that response stronger, right? Negative reinforcement I mean, मेरे साथ तो common misconception है कि कुछ बुरा होता है वो, but नहीं, negative reinforcement is taking something negative away. तो अगर कोई discomfort आप हटा रहे हो, you're effectively making that response easier, है ना, you're making that task easier, तो आप कुछ unpleasant चीज़ हटा रहे हो to make it stronger as it avoids discomfort, right? That's negative reinforcement. Primary reinforcers, now इसमें कीवर्ड है biological importance, ठीक. These are important for survival and are biologically important, ठीक है. जैसे food for a hungry person, that's a primary reinforcer. Then there are secondary reinforcers that gain value through experience, है ना. अब मनी जैसे है, अब आपको जीवन जी के समझ आया कि भाई दुनिया में पैसे की तो ज़रूरत बहुत है, तो पैसे के लिए आपके अंदर एक डिज़ायर आई है ना, इसलिए.
अब बिहेवियर कैसे शेप हो सकता है? बिहेवियर कैन बी शेप्ड बाय गिविंग रीइंफोर्सर्स फॉर स्मॉल स्टेप्स। रीइंफोर्समेंट में एक चीज़ आती है पॉजिटिव नेगेटिव, एक है पनिशमेंट, है ना। इट सप्रेसेस अ रिस्पॉन्स। ना आपने कुछ अच्छा दिया, ना आपने कुछ डिस्कम्फर्ट अवॉइड कराया, आपने पनिश कर दिया, है ना। सप्रेसेस अ रिस्पॉन्स। बट माइल्ड या डिलेड पनिशमेंट कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है ना। मैंने आज प्रीति मैम को कॉपी नहीं दी, वो मुझे 10 साल बाद डांट रही हैं, मुझे थोड़ी फ़र्क पड़ेगा, बाहर में जाए है ना। तो ये बोलना नहीं चाहिए था मुझे ऐसे। खैर, punished individuals may develop a strong disliking for the punisher or the person giving punishment, right? Now we'll move on to the second key learning process, that is extinction. Now extinction, है ना, extinction is the second key learning process. Now extinction is the disappearance of a learned response due to the removal of reinforcement. ठीक है, जैसे अगर क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स, दैट इज अगर बेल और खाना क्या कहते हैं सैलिवेशन के बीच में खाना आना बंद हो जाए, तो थोड़ी देर बाद वो बेल से भी सैलिवेशन होना बंद हो जाएगा, दैट इज द रिस्पॉन्स वीकन्स, है ना। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग अगर लेवर दबाने से खाना मिलना बंद हो जाए, तो थोड़ी देर बाद वो बिहेवियर भी फेड हो जाएगा। तो देखो बात ऐसी है कि जो लर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं दे डू शो सम रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज बिल्कुल पेरिश हो जाना, ख़त्म हो जाना, राइट। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें, यहाँ की डेफिनेशन अलग है, तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है उनकी लर्न रिस्पॉन्सेज की एक्सटिंक्शन से। दे शो दे कंटिन्यू इवन आफ्टर रीइंफोर्समेंट फॉर सम टाइम, है ना। एंड द मोर द नंबर ऑफ टाइम्स you do the trial without any reinforcement, the more that behavior या that response fades. अब there are several factors that decide a behavior's resistance to extinction, है ना। 4 factors हैं mainly, that is कितने number of trials हैं, है ना, कितना reinforcement है, सॉरी कितने नंबर ऑफ reinforced trials हैं, मतलब reinforcement देने के साथ आपने कितने ट्रायल्स किए, कितना टाइम दिया उसको सीखने का, राइट। द टाइमिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट और उसका शेड्यूल क्या है कि पार्शियल है या कंटिन्यूस है। चलो डिटेल में देखते हैं। नंबर ऑफ रीइंफोर्स ट्रायल्स में क्या है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ रीइंफोर्स ट्रायल्स करे हैं तो हायर रेजिस्टेंस होगी, मतलब वो फेड नहीं करेगा जल्दी, है ना। बट एक पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट कह लो या कुछ कह लो उसको, कि उसके बाद अब वो और ज़्यादा ट्रायल करने से और ज़्यादा नहीं सीख जाएगा आदमी, पूरा ही सीख गया 100% पहुँच गया तो 102 थोड़ी पहुँचा दोगे। अब 100 पे करते रहो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, परफॉर्मेंस स्टेबलाइज हो जाती है, राइट। ग्राफ ऐसे जा रहा होगा एंड यूँ स्टेबलाइज हो जाएगा, फ्लैटिंग हो जाएगी, फ्लैट लाइन हो जाएगा ऑलमोस्ट। आफ्टर दिस पॉइंट मोर ट्रायल्स विल नॉट मीन मोर रेजिस्टेंस, राइट। द अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, है ना, ये सेकंड आया अब कि भाई कितने क्वांटिटी में रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी दी है तो कम होगी रेजिस्टेंस, क्यों, आदमी को अगर सपोज कोई मीठी चीज़ मिल रही है कोई अच्छा काम करने पे, तो अगर बहुत ज़्यादा मीठा मिल रहा होगा ना तो उससे लत लग जाएगी उस मीठे की, फिर जब वो हटेगा ना तो वो लत एकदम ट्रिगर हो जाएगी, वो आदमी एकदम हिल जाएगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो इसलिए जल्दी फेड हो जाएगा वो बिहेवियर, क्योंकि फिर उसे चाहिए भाई मीठा लाओ मीठा लाओ, मीठा नहीं मिलेगा वो करना ही छोड़ देगा, है ना। Implying कि too much reinforcement during acquisition leads to faster extinction, right? Now the timing of the reinforcement, if the reinforcement is delayed during acquisition, है ना, reinforcement is delayed, थोड़ी देर बाद मिल रहा है, right, then it shows higher resistance। क्यों, आदमी थोड़ा वेट करता है कि यार नहीं पिछली बार भी तो 10 मिनट बाद मिला था, क्या पता है इस बार भी, है ना, थोड़ी ज़्यादा होप में रहता है आदमी। अगर बिल्कुल इमीडिएट नहीं मिलता है ना कि भाई कुछ काम किया ढाएँ मीठा खाना या कुछ मीठा, राइट, ऐसे मान लो, तो कम रेजिस्टेंस है, क्योंकि 2-3 बार के बाद जब उसे तुरंत नहीं मिलेगा तो समझ जाएगा यार मिलना ही नहीं है, कोई टाइम की मेरी पेशेंस की बात ही नहीं है, वो मिलना ही नहीं है, ख़त्म कहानी मेरी तो, है ना। तो है ना, तो इसलिए बंदा होप छोड़ देगा और काम नहीं करेगा। तो लोअर क्या कहते हैं रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, कि अगर आप कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट देते रहोगे ना, वही बात है भाई, देखो लत नहीं लगा सकते आप,
हर हर अच्छे काम पे अगर मीठा देते रहोगे तो जब मीठा ख़त्म होगा या फिर तो फिर वो आदमी बिल्कुल नहीं करेगा अच्छे काम, है ना? 6 अच्छे काम की एक टॉफ़ी दे दी या कुछ मीठा दे दिया, राइट? तो वो ज़्यादा सही रहेगा, वरना फिर डिपेंडेंसी हो जाती है कि भाई मीठा ही चाहिए हमको। तो रीइंफोर्समेंट से हमें कंडीशनिंग करनी है, रीइंफोर्समेंट को ही कंडीशन स्टिमुलस नहीं बना देना है, राइट? कंडीशन स्टिमुलस कहलाएगा। आई थिंक यू ऑल गेट माई पॉइंट, रादर आई गेट माई पॉइंट। ये पूरी पूरी चीज़ तो मैं ही पढ़ूंगा अपने आप से। डैम। तो ये हो गया, एंड दिस वाज एक्सटिंक्शन. Next, we'll do generalization and discrimination. Now, for the third key learning process, that is generalization and discrimination. So, generalization, it is basically responding similarly to similar stimuli, and discrimination differently to different stimuli. These occur in all types of learning but are studied the most in conditioning, right? जनरलाइजेशन का अगर एक एग्जांपल लें तो इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रेन्ड टू शो अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ बेल, है ना? अगर कंडीशन स्टिमुलस बेल है और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स है तो वो टेलीफोन रिंग भी अगर स्टिमुलस आएगा, है ना? बेल एज एन अगर घंटी एंड टेलीफोन रिंग जो फ़ोन में बजती है, राइट? अगर वो फ़ोन वाली भी बजा दोगे तो क्योंकि वो सिमिलर है तो इट विल स्टिल शो दैट कंडीशन रिस्पॉन्स, बिकॉज वो दोनों सिमिलर स्टिमुलाई है. So when a learned response is triggered by a new and similar stimulus, it's called generalization. Discrimination, the complete opposite of that. That is, if a child has learned to fear a man with black clothes and beard, that child won't be afraid of a man with grey clothes and a clean shave. This is discrimination. A discriminative response depends on the organism's discrimination capacity, कितना differentiate कर सकता है वो organism, or the discrimination learning. This was the third process. Now for the fourth key learning process, that is spontaneous recovery, right? So what is spontaneous recovery? The return of a, return मतलब जा चुका है उसके बाद वापस आ रहा है, extinct हो चुका है ये एक बार, है ना? Return of a learned response, that is the conditioned response, after extinction, which is triggered only by the conditioned stimulus आफ्टर अ रेस्ट पीरियड. ठीक, अगर एनसीईआरटी में ग्राफ खोल के देखो तो देखो 3 स्टेजेस में ग्राफ दिया है ना? कह सकते हैं 4 स्टेजेस अगर रेस्ट को थर्ड स्टेज माने. फर्स्ट स्टेज है कि आप सीख रहे हो, है ना? एक्विजिशन, कंडीशन स्टिमुलस भी है और अनकंडीशन भी है. सेकेंड है एक्सटेंशन, भाई धीमे धीमे कम होगा क्योंकि सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस दिखा रहे हो, है ना? फिर रेस्ट, फिर वो बिहेवियर होना छूट गया. अगर इस रेस्ट पीरियड के बाद कंडीशन स्टिमुलस देते हो तो एकदम से वो हैबिट वापस आती है. देखो बाकी में एक्विजिशन के टाइम पे ग्राफ थोड़ा कम जल्दी उठ रहा है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी के टाइम पे एकदम से उठ रहा है ना? बहुत अच्छी खासे एंगल पे उठ रहा है ग्राफ. तो ये है. तो बेसिकली कंडीशन रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ जाती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी में. एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी कोई ग्रेजुअली नहीं होती, एकदम से होती है, दैट इज इसीलिए स्पॉन्टेनियसली. Now, studies show that after a rest period, the learned response can recover and occur again. The amount of recovery, what does it depend on? The rest period. कितने टाइम तक छोड़ा हुआ था वो बिहेवियर. अगर थोड़ा सा ज़्यादा है रेस्ट पीरियड तो सरप्राइजिंगली ज़्यादा अच्छी रिकवरी होती है. ओके, सो दिस वॉज द होल टॉपिक ऑफ की लर्निंग प्रोसेसेस. एंड अगला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. Observational learning is learning by observing others. It's also called imitation or modeling. It helps in learning social behaviors and in personality development and in media influence even. I don't know how that happens, but sure. Bandura and his colleagues, right, his or her colleagues, studied observational learning in detail through experiments. Now, humans learn social behavior by observing others. It's called social learning, right? ये important point है इसका. In many situations, people don't know what to do, so they just observe others and emulate their behavior. The observer is the learner and the one being observed, the model, right?
Observer learns the behavior and may imitate it later. It's not necessary that he has to learn it and imitate it immediately. He might learn it and imitate it later when the situation calls for it, right? अब जैसे रियल लाइफ में देख लो, जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो कैसे है ना, एकदम गोरी लंबी स्मार्ट लड़कियों को यूज़ करते हैं अपनी ड्रेस वेस प्रमोट करने के लिए। अगर कोई हेडफोन तो नहीं, साड़ी वाड़ी का अगर प्रमोशन है टाइप में, है ना। तो अ, देखो, सैडली इनफ हमारी दुनिया में एक है कि एक ब्यूटी पे हम लोग अपने आप को जज करते हैं। तो देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स। हमें लगता है कि ये जो इतने सुंदर से लोग हैं, ये हमसे सुपीरियर हैं, तो वी ऑब्जर्व देम, वी ट्राई टू बी लाइक देम, एंड इन दैट ट्राइंग वी बाय द क्लोथ्स। वी थिंक कि अगर हम ये पहन लेंगे तो, आई मीन, on objective logic it's very dumb, but psychologically you must see that there's logic behind that, right? So this is observational learning, because we observe superiors or likable persons and start behaving like them, right? Now, Albert Bandura, he did an experiment, took 3 groups of children, group A, group B, group C, ठीक। तीनों को एक एक मूवी दिखाई, तीनों को सेम मूवी दिखाई, तीनों की मूवी ग्रुप्स की थोड़ी थोड़ी ऑल्टर्ड थी। ग्रुप ए की मूवी में क्या था, एक बच्चा, एक बोबो डॉल होती है, कुछ होती होगी, उसके बोबो डॉल के साथ अग्रेसिव हो रहा था, उसको रिवॉर्ड किया गया उस बच्चे को ग्रुप ए की मूवी में। ग्रुप बी की मूवी में जो बच्चा अग्रेसिव हो रहा था उसे ना रिवॉर्ड किया ना पनिश किया। ग्रुप सी में वो अग्रेसिव हो रहा था तो उसे पनिश कर दिया, ठीक। इन सारे बच्चों को, सारे ग्रुप के बच्चों को एक कमरे में डाला, उस कमरे में टॉयज़ और डॉल्स थे, और उन्होंने देखा कि ग्रुप ए के जो थे, जिनको वायलेंस पे रिवॉर्ड मिला, वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव थे। मतलब ग्रुप ए के बच्चे जिन्होंने देखा कि वायलेंस पे रिवॉर्ड मिलता है, वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव थे। ग्रुप बी के बच्चे जिन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं होता, तो उसमें से कुछ कुछ ही अग्रेसिव थे। और ग्रुप सी के बच्चे जिन्होंने देखा कि यार वायलेंस करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ये लीस्ट अग्रेसिव थे। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड सोशल लर्निंग, राइट। अब देखो, चिल्ड्रन लर्न पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, ये हमने देख लिया इस एक्सपेरिमेंट से। देयरफॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर, राइट। And as we saw, an observer may learn the behavior but may show it independently, and may show it when needed। independently नहीं, immediately होना चाहिए, right। so ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ख़त्म हो गया। अब कॉग्निटिव लर्निंग बेसिकली कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो लर्निंग के पीछे जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उसके बेसिस पे लर्निंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, राइट। तो इन साइकोलॉजिस्ट ने अप्रोचेस डेवलप करी हैं जो फोकस करती हैं ऑन द प्रोसेसेस दैट हैपन ड्यूरिंग लर्निंग, नॉट जस्ट क्या कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स या स्टिमुलस टू स्टिमुलस रिलेशनशिप, है ना। एंड ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स और स्टिमुलस टू स्टिमुलस, ये कंडीशनिंग में देखे जाते हैं, राइट। बट कॉग्निटिव लर्निंग सिर्फ एसआर और एसएस से ज़्यादा है ना। कॉग्निटिव लर्निंग में यू फोकस ऑन द चेंज इन दैट अकर्स इन व्हाट अ पर्सन नोज, नॉट जस्ट व्हाट ही डज, है ना। अभी तक हमने देखा कि इन्फर्ड प्रोसेस, राइट, हम लोग लर्निंग के परफॉर्मेंस से जज कर रहे थे। इसमें वी डायरेक्टली जज व्हाट अ पर्सन या इंडिविजुअल नोज, ओके। नाउ कॉग्निटिव लर्निंग इज ऑफ 2 टाइप्स, इनसाइट लर्निंग और लेटेंट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है कोलर, एंड लेटेंट लर्निंग में है हमारा टोलमैन, राइट। So let's start with insight learning again. And right, so Kohler demonstrated a model of learning which was not explainable through the terms of conditioning. तो Kohler का experiment देख लेते हैं. He did an experiment on a chimpanzee, right?
चिंपैंजी को एक क्लोजर में मतलब रखा, राइट, और उसमें एक ऐसे बनाना लटका दिया, बट वो बनाना चिंपैंजी के रीच से बाहर था। अब उसी क्लोजर में, उसी बक्से में कह लो, उसी केज में कह लो, एक क्या कहते हैं, बॉक्स और एक पोल भी रख दिया, ठीक। कुछ टाइम तक तो वो चिंपैंजी घूमा उधर। हम्म एकदम से उसको रियलाइज़ हुआ, यार अगर मैं बक्से पे चढ़ के ये पोल से ऐसे खींच लूँ तो मेरे को मेरा खाना मिल जाएगा, है ना। तो उसने एकदम से इसको ये सोल्यूशन आ गया, देयर वाज अ मोमेंट ऑफ इनसाइट, है ना। आफ्टर विच ही क्लाइम्ब द बॉक्स एंड यूज द पोल टू नॉक डाउन द बनाना, राइट। नाउ अब एक बार तो इसने ऐसे कर लिया, बट इसके बाद इसको ये चीज़ फिर से नहीं सोचनी पड़ी। इसके बाद ये एकदम से ये चीज़ कर पा रहा था, तो द बिहेवियर वॉज रिपीटेड ईजिली नेक्स्ट टाइम। इसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग। दैट इज व्हेन अ सोल्यूशन सडनली बिकम्स क्लियर। Now, in a normal experiment on insight learning, a problem is presented and it is followed by ये एक general flow है. A problem is presented, it is followed by a period of no apparent learning, right? Apparent learning, and then a solution suddenly emerges. And once the solution appears, it can be remedied immediately. So, what is learned is not a set of conditioned associations between a stimulus and the response. It is a cognitive relationship between the means and an end, right? Basically, what you learn is not कि इस स्टिमुलस पे ऐसा रिस्पॉन्स दो, बट कि अगर ये मेरी सिचुएशन ऐसी है तो मैं दूसरी सिचुएशन में कैसे जाऊँ, राइट, विद द करेक्ट मीन्स। दैट इज मीन्स इज टूल्स या अदर थिंग्स दैट माइट बी सिमिलर इन योर सिचुएशन। सिमिलर सिचुएशन से कैसे निकलना है, ये बेसिकली। सो इनसाइट लर्निंग कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आपने इनसाइट लर्निंग करी तो आप उसी बात में वो चीज़ यूज़ कर पाओगे। वो लर्निंग आप किसी और सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हो। नाउ द सेकेंड, लेटेंट लर्निंग। नाउ लेटेंट लर्निंग में अ न्यू बिहेवियर इज लर्नड बट नॉट शोन until a reinforcement is given। तो उसने लर्न कर लिया बंदे ने या इंडिविजुअल या सब्जेक्ट ने, एंड वो लर्निंग शो नहीं करेगा जब तक उसको रीइंफोर्समेंट ना दो। तो टोलमन वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इसने बहुत अर्ली ऑन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया था। इसने एक्सपेरिमेंट किया था, एक कर दी एक्सपेरिमेंट। सो इस बंदे ने दो ग्रुप्स ऑफ रैट लिए और दोनों को सेम मेज़ में डाला, लाइक अलग अलग मेज़, दो ग्रुप्स ऑफ रैट। ग्रुप वन जो था ना, उनके मेज़ के एंड पर खाना रखा था, तो इन्होंने तो बहुत जल्दी अपना रास्ता ढूंढ लिया। ग्रुप टू के मेज़ के एंड पर खाना नहीं था, तो ऐसा लगा कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, राइट। बट देन लेटर व्हेन ग्रुप टू वाज, मतलब वहाँ पे जब उनके उस पे भी, उनके मेज़ में भी एंड में खाना रख दिया, तो ये तो तुरंत पहुँच गए वहाँ पे सारा खाना वाना लेने। मतलब इनको रास्ता तो मालूम पड़ गया था, बस दिखाया नहीं था। सो द रैट्स हैड लर्नड इट बट डिडंट शो इट। अब हाउ हैड दे लर्नड इट? दे हैड फॉर्म्ड अ कॉग्निटिव मैप। कॉग्निटिव मैप मतलब हम कहते हैं ना भाई मेरे को दिमाग में याद है जगह, वही होता है। इट इज़ अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल लोकेशंस। इसे कहते हैं स्पेशल लर्निंग, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वर्बल लर्निंग। अब चालू करते हैं वर्बल लर्निंग। सो वर्बल लर्निंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग। इट इज़ ओनली यूनिक टू ह्यूमंस, ठीक है। नो अदर ऑर्गेनिज्म कैन डू वर्बल लर्निंग। अब वर्बल लर्निंग क्या होती है? इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू वर्ड्स। वर्ड्स में भी रिटन और स्पोकन, ठीक है। नाउ ह्यूमंस एक्वायर नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, वर्ल्ड, है ना, and their features mainly through words. Now, these words become associated with each other. Okay.
So psychologists have developed methods to study this kind of learning in laboratory setting. ठीक. अब जो मेथड्स उन्होंने डेवलप किए हैं, ईच मेथड आस्क्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, है ना. हर मेथड थोड़ी अलग एस्पेक्ट पे फोकस करता है. नाउ देर आर सम मटीरियल्स यूज्ड इन वर्बल लर्निंग, है ना. वर्बल लर्निंग की स्टडी में वो होते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. दे आर नॉनसेंस सिलेबल, फेमिलियर वर्ड्स, अनफेमिलियर वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. अभी ये सब हम शायद क्लास में कर चुके हैं. नॉनसेंस वर्ड्स बेसिकली तो 3 लेटर के मतलब शब्द होते हैं विच डोंट हैव एनी मीनिंग. वो CVC फॉर्मेट में होते हैं, दैट इज़ कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, राइट. एंड उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. आपने TMU कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, डैम, TOU. अब कोई कहेगा भाई TOM, चलो टॉम, तो टॉम का कोई मतलब थोड़ी होता है. बताओ, नॉनसेंस सिलेबल नहीं सोच पा रहा मैं. खैर, बहुत मीनिंगफुल सोच है मेरी. हाँ हाँ, पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग. अब ये जो है मेथड्स, 3 मेथड्स दिए गए हैं: पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग, सीरियल लर्निंग एंड फ्री रिकॉल. ठीक. तो पहले मेथड पे ज़रा सा आते हैं. राइट. सो पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग इज सिमिलर टू SS कंडीशनिंग एंड SR लर्निंग. दैट इज, it is useful for learning foreign language equivalents of mother tongue. इसका प्रोसेस क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ पेयर्ड एसोसिएट वर्ड्स बनाई जाती है, एंड द फर्स्ट वर्ड इज द स्टिमुलस एंड द सेकेंड वर्ड इज द रिस्पॉन्स. ठीक. नाउ अब वर्ड्स पेयर कर रहे हो ना आप, तो मतलब मैंने टॉम के साथ कैट लिख दिया, तो अगर मैंने टॉम दिखाया तो अगला कैट बोले, है ना. नाउ द पेयर्स मे बी ऑफ द सेम लैंग्वेज और 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक. NCERT में देखो, ये जो टेबल 5.3 है, इसमें जितने नॉनसेंस सिलेबल्स दिए हुए हैं ये स्टिमुलस टर्म है, और ये जो इंग्लिश नाउन दिए हुए हैं ये रिस्पॉन्स टर्म है. ठीक है. नाउ अ लर्नर इज शोन अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयर टुगेदर. ठीक है. तो ये जो वर्ड्स का हमें एसोसिएशन फॉर्म करना है, पहले ही हमें साथ में दिखाए जाते हैं कि भाई ये देखो टॉम और कैट. ठीक. एंड पीपल आर इंस्ट्रक्टेड टू रिमेंबर एंड रिकॉल द रिस्पॉन्स आफ्टर ईच स्टिमुलस. अभी उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला है, अभी उसको कहा भाई याद करो, बाद में बताना. ठीक. फिर ट्रायल बिगिन होता है, राइट. अब हमने टॉम दिखाया पहला वर्ड, तो वो कैट बोलेगा, राइट. एंड अगर ये रॉन्ग करता है ये वाला बंदा, मतलब ऐसी लिस्ट होती है ना, एक थोड़ी होता है, 10-15 होते हैं. तो अब पहला शब्द दिखाया, फिर दूसरा बोलेगा, राइट. ऐसे करते करते वो पूरी लिस्ट चलती रहती है: टॉम, कैट, हैरी, मैरी. ठीक है, ऐसे करके. बट देन एक नॉनसेंस होता है उसमें, एटलीस्ट टेबल 5.3 में तो था. आई डोंट नो अबाउट, आई कैन मेक अ जनरल स्टेटमेंट. And if the wrong response word is given, then the trials continue till all the words the respondent gives with the zero error, है ना. Okay. And we measure learning in this. इसका measure basically ये तो बहुत important है, और ये somehow I missed also कि इसका measure the total number of trials to reach the criterion that is with zero error वो बोल पाए, तो उसमें जितने ट्रायल लगे, that is a measure of this learning. ठीक है. Now the next topic is serial learning. Right. Ab serial learning. So serial learning is a method of verbal learning used to study how participants learn a list of verbal items and what processes are involved. तो ये जो lists होती हैं, they are prepared using nonsense syllables, most familiar words and least familiar words, right? And also interrelated words. Then a participant is shown an entire list and must produce items in the same order. है ना, वो order नहीं बदलना चाहिए. Cat, dog, bat, तो cat, dog, bat ही बोले वो. फिर क्या होता है? In the first trial, like how the trial starts, the first item is shown and he is supposed to give the second item. इसको कंफ्यूज मत करना पिछले वाले से, पेड एसोसिएट से. उससे क्या हो रहा था? क्या कहते हैं, stimulus term and response, stimulus term and response, stimulus term and response, right. ये हॉरिजॉन्टली चल रहा था, राइट. स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ना, कि भाई
कुछ मेरी स्टिमुलस टर्म है तो अगली रिस्पॉन्स टर्म है, वो अगली रिस्पॉन्स टर्म अगले तीसरे शब्द के लिए स्टिमुलस नहीं बनेगी। इसमें ऐसे चलता है, ठीक है, कि भाई स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड एक्ट्स एज द स्टिमुलस फॉर द सेकंड and the second acts as a stimulus for the third. Okay, so a participant the first item is shown and the participant must produce the second item. If he or she fails to do so in time, the experimenter shows the second item, and now the second item becomes a stimulus and participant must produce the third item, right? And ऐसे ही ये पूरा प्रोसीजर चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सीरियल एंटिसिपेशन मेथड। ओके, now, learning trials continue till participant correctly anticipates all items in the given order. ठीक. Now the third is free recall. Free recall इसमें क्या होता है? Participants are shown a list of words. They read and speak out each word. अब जैसे हमारे जो उसमें हुआ था, सपोज ये एक शब्द है, राइट? तो मैंने तुम्हें दिखाया, तुम कहोगे मेसी, अगर इस पर मेसी लिखा होता नॉट द पिक्चर, ओके, मैंने कहा मेसी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करके तुम्हें 10-15 दिखाते, 10 से तो ज़्यादा ही दिखाते, 10 मिनिमम होता है। एंड फिर तुम्हें कहते कि अब ये जितने शब्द तुमने अभी जस्ट देखे और पढ़े, इनको अब अपनी मेमोरी से बोलो, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में बोलो। सो दे रीड एंड स्पीक आउट ईच वर्ड एंड ईच वर्ड इज शोन एट अ फिक्स्ड रेट। अब सारे कार्ड्स जो दिखाएंगे वो शब्द के, ऐसे सपोज मेसी दिखाया तो सबको या तो 2 सेकंड या तो 3 सेकंड, सारे कार्ड्स उतने ड्यूरेशन के लिए दिखाया जाएगा तुमको, ठीक है। एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस पार्टिसिपेंट मस्ट रिकॉल दिस वर्ड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। अब ये जो शब्द होते हैं, दे मे बी इंटर रिलेटेड और अनरिलेटेड, बट 10 से ज़्यादा होने चाहिए, ओके। द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्ड्स चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। मतलब जो बंदा तुम्हें शब्द दिखा भी रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि उन्हीं क्या कहते हैं ऑर्डर में शब्द दिखाए। बोलना तो नहीं ही है तुम्हें ऑर्डर में, वो दिखाएगा भी नहीं उस ऑर्डर में। तो इसमें फाइंडिंग क्या आई कि words in the starting and the ending are easier to recall, right? Now we'll move on to the determinants of verbal learning. अच्छा भाई, तो डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं? तो मेनली देखो दो हैं, लेंथ और मीनिंगफुलनेस। जो चीज़ हम लर्न कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है और वो कितना मीनिंगफुल है हमारे लिए, ठीक है। अब लेंथ तो बहुत सिंपल है मेजर करना, मीनिंगफुलनेस कैसे करेंगे? तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर ऑफ एसोसिएशंस एलिसिटेड इन अ फिक्स टाइम। सिंपल भाषा में, अगर 60 सेकंड में मैंने कोई चीज़ पढ़ी तो उसमें कितनी चीज़ें थी जिसमें मैं रिलेट कर पाया, जिनको मैं अपने आप से एसोसिएट कर पाया, है ना। जो चीज़ मैंने पढ़ी, अब सेकंड क्राइटेरिया पे आ गए, फेमिलियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज। जो चीज़ मैंने पढ़ी, मैं उससे कितना फेमिलियर हूँ उस टॉपिक से, और मैं उस चीज़ को कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, ठीक। रिलेशंस अमंग वर्ड्स इन द लिस्ट, राइट, कितनी कोहिसिव वो चीज़ लिखी गई है। एंड द सीक्वेंशियल डिपेंडेंस ऑफ ईच वर्ड ऑन द प्रिसीडिंग वर्ड। देखो लिखने का स्टाइल ऐसा भी हो सकता है कि अगर बीच में बहुत सारे शब्द हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इन एंड द सारे एक साथ लगाने ज़रूरी ही हों, है ना। बड़ा बड़ा करके भी तो लिखते हैं ना फालतू में। तो अ, एक वर्ड से दूसरे शब्द में कितनी मीनिंग कन्वे हो पा रही है ना, कितनी बात हो पा रही है, कितनी ज़्यादा डिपेंड करती है वो पूरे पैसेज की मीनिंग एक से दूसरे शब्द पे। क्या एक शब्द हटा देंगे तो मीनिंग रहेगी या नहीं रहेगी, ये चीज़ है बेसिकली। तो नॉन सेंस सिलेबल्स आर ऑल्सो अवेलेबल। खैर ये मीनिंगफुलनेस हो गया, ठीक है। अब फिर से आ गए बाहर उसके। नॉन सेंस सिलेबल्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट एसोसिएशन लेवल्स, ठीक है। बस एक फैक्ट था, इसका कुछ खास यहाँ पे मतलब है नहीं। फाइंडिंग्स क्या हैं लेकिन हमारी, हमने देखा कि जो लॉन्गर लिस्ट्स होती हैं जिनमें एसोसिएशन वैल्यू ऑफ वर्ड्स थोड़ी कम होती है ना, एंड क्या कहते हैं देयर इज़ अ लैक ऑफ रिलेशन बिटवीन आइटम्स, तो उसको सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो द लर्निंग टाइम इज़ हायर। बट हमने ये भी देखा कि हायर लर्निंग टाइम होता है तो बेटर लर्निंग। ऑब्वियसली भाई ज़्यादा टाइम तक लर्न करोगे तो ज़्यादा अच्छा सीखोगे, है ना, सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ आती है, देखो टोटल टाइम प्रिंसिपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल आपको लर्न करने में इतना टाइम तो लगेगा ही। अब आप उसे कितने में भी तोड़ दो, आप 60 मिनट के सॉरी
15 मिनट के 4 सेशन लो या 60 मिनट में करो, अगर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर पा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो मटेरियल लर्न करने में 60 मिनट तो लगेगा ही, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल ऐसे करके, है ना। तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी ट्रायल्स दैट टाइम इज डिवाइडेड इनटू, द मोर टाइम टू लर्न इम्प्लाइज स्ट्रॉन्गर लर्निंग, ठीक। इफ इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सीरियल लर्निंग एंड फ्री रिकॉल, है ना, वर्बल लर्निंग, इट बिकम्स ऑर्गेनाइजेशनल, ओके। नाउ बूजफील्ड डिड एन एक्सपेरिमेंट, बूजफील्ड की स्पेलिंग देख लेना, बड़ी मुश्किल सी है, जिसमें उसने क्या किया, 60 वर्ड्स लिए, फिर 60 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें 4 कैटेगरीज थी, तो 15-15 शब्द एक एक कैटेगरी से, ठीक। क्या क्या कैटेगरी थी, नेम्स थे, एनिमल्स थे, प्रोफेशंस थे और वेजिटेबल्स थी। ये वर्ड्स क्या है, एक एक करके दिखाए रैंडम ऑर्डर में। फिर पार्टिसिपेंट्स को कहा कि अब आप ये वर्ड्स रिकॉल करो, तो जब वर्ड्स पार्टिसिपेंट्स ने बताए ना, तो उनके दिमाग में उन्होंने वो कैटेगरी वाइज स्टोर कर लिए थे। तो पहले सारे या तो वेजिटेबल्स बताए, फिर सारे क्या कहते हैं, नेम्स साथ में बताए, फिर प्रोफेशन साथ में बताए, फिर एनिमल्स साथ में बताए, ऐसे। इसे कहते हैं कैटेगरी क्लस्टरिंग, ठीक है। नाउ free recall is always subjectively organized, that is depends, the organization depends on the person and it differs from person to person, right. Participants organize and recall words in their own ways, all right. Now verbal learning जो होती है यूजुअली तो इंटेंशनली करी जाती है, एंड बट इट कैन ऑल्सो बी अनइंटेंशनल या फिर इंसिडेंटल, ठीक है। इट मे बी, बट इट्स यूजुअली इंटेंशनल. Now, participants may notice features like rhyming words, words starting with the same letter, and words having the same vowels. ऐसी चीज़ें नोटिस करते हो तो ज़्यादा याद रहता है, पता नहीं क्यों, एसोसिएशन और बन जाते हैं शायद, ऐसे होता होगा. अगला है स्किल लर्निंग. वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द चैप्टर नाउ. ओके, तो अब स्किल लर्निंग, आई गेस इस टॉपिक से हम सब लोग ही रिलेट कर पाएंगे. हम सबके पास एक स्किल होता है, नहीं, सबके पास होता है, सबके पास होता है. हाँ, तो इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, नेचर ऑफ स्किल्स एंड फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन. ठीक है, तो नेचर ऑफ स्किल, तो पहले बताओ भाई स्किल होता क्या है. इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली. ठीक, ये होती है स्किल, इसकी डेफिनेशन. इसका एग्जांपल ले लो भाई, कार ड्राइविंग, है ना, स्केटिंग, फुटबॉल, कुछ भी. सच स्किल्स आर रिक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. भाई ऐसे ही होता है स्किल एक्विजिशन, राइट. अब देखो स्किल में अगर बुक की डेफिनेशन से देखो, वो तो है ही एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली. बट अगर स्किल को डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा, उस स्किल, किसी चीज़ को स्किल कहने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, है ना. इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर प्रोसेसेस. ठीक है, आपने कुछ परसीव किया एंड आपके परसेप्शन के बेसिस पे आप कुछ मोटर एक्शन ले रहे हो, ठीक है. या फिर सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशंस. ठीक है, कि अगर ये स्टिमुलस आया तो ये रिस्पॉन्स गया, राइट. नाउ फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है हमारा फिट्स का. अब फिट्स मेरे को जमता नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में बस एक नाम दे दिया फिट्स. बंदा था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और इसका पूरा नाम था पॉल मॉरिस फिट्स. ठीक है, FITTS. नाउ ही गेव वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स कि स्किल एक्विजिशन के 3 फेजेस होते हैं. ठीक, कॉग्निटिव फेज, एसोसिएटिव फेज एंड ऑटोनमस फेज. ठीक, तो अब देखो भाई, कॉग्निटिव फेज में आप यू थिंक एंड अंडरस्टैंड, एसोसिएटिव फेज में यू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव, एंड ऑटोनमस फेज में आपको इतनी आदत हो जाती है उस स्किल की कि अब यू कैन परफॉर्म इट ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, राइट. लेट्स स्टडी इट इन डिटेल. कॉग्निटिव फेज में अ लर्नर मस्ट अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द इंस्ट्रक्शंस, है ना. भाई वो अपने लिए एक फ्रेमवर्क तो बनाए कि सपोज फुटबॉल का एग्जांपल ले, तो अगर हाथ ही लगा देगा आदमी तो थोड़ी चलेगा, उसे पहले याद रखना पड़ेगा कि भाई हाथ नहीं लगाना, पैर से खेलना है ना, ऐसे. एंड दे मस्ट नो हाउ टू परफॉर्म द टास्क, कि अगर किक मारनी है तो भाई हाँ, पैर पीछे से लेके आगे ले जाना है बॉल के ऊपर से, ये है. अ लर्नर मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ एवरी आउटसाइड क्यू, है ना, जो भी बाहर चल रहा है उसे हर चीज़ एकदम देखनी पड़ती है कि अच्छा प्लेयर आ रहा है तो मैं ऐसे करूँ, ऐसे सोचना पड़ता है ना. प्रैक्टिस करते करते वो दिखता है कि प्लेयर आया, ढक,
काट दिया उसको, मतलब ड्रिबल कर दिया उसको, काट दिया उसको, लखनऊ की भाषा निकल गई मुझसे। खैर, एसोसिएटिव फेज में क्या होता है, लर्नर लिंक्स सेंसरी इनपुट टू अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब उसे देख के सोचना नहीं पड़ रहा कि प्लेयर आ रहा है तो मैं राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ। अब वो आदमी प्लेयर देख के एकदम से डिसीजन ले रहा है, क्योंकि उसने लिंक कर लिया है उस इनपुट को कि अब अच्छा अगर प्लेयर ऐसे आ रहा है तो मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। अब विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली एरर्स कम हो जाते हैं, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है और टाइम टेकन कम हो जाता है किसी भी स्किल को परफॉर्म करने का, राइट। जो हम कहते हैं कि यार ये बंदा क्या फुटबॉलर है, इसने कितना एफर्टलेसली कर दिया, तो बताओ ना भाई एफर्टलेसली क्या होता है कि उसने डिसाइसिवली किया और कम टाइम में किया, है ना। इवेंचुअली एरर लेस परफॉर्मेंस आ जाती है, बट एसोसिएटिव फेज में द लर्नर स्टिल नीड्स अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब आओ ऑटोनमस फेज में, जो और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आता है। इसमें क्या है, इसमें दो चेंजेस होते हैं मेनली, कि अटेंशन की जो डिमांड होती है ना उस स्किल की, वो कम हो जाती है। अब वो स्किल करने के लिए आपको इतनी अटेंशन नहीं देनी पड़ती उसके तरफ, है ना। मम्मियों को देखा है खाना बनाते समय, इधर देख रही होंगी, इधर हाथ होगा कढ़ाई में, भाई साहब हम ये कर लें हमारा तो हाथ जल जाए कायदे से, है ना। एन इंडिविजुअल इज एबल टू परफॉर्म अ स्किल ऑटोमेटिकली, एंड ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर्स से जितनी इंटरफेरेंस होती है, कि पहले सपोज अगर आप कुछ नया नया कर रहे हो, खाना बना रहे हो सपोज, है ना, आपका ध्यान एकदम कढ़ाई पे है कि आपका हाथ ना छू जाए, है ना। प्रैक्टिस हो गया तो इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, चार आदमी आप पे चिल्ला रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपको, है ना, आप प्रैक्टिस हो गई है। ना ट्रांजिशंस जो होते हैं बिटवीन फेजेस ना, आप कॉग्निटिव फेज से एसोसिएटिव में आए, एसोसिएटिव से आप ऑटोनमस में आए, कैसे आए, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा। तो ये दिखाता है कि प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे टू लर्न अ स्किल, एंड मोर प्रैक्टिस मीन्स फास्टर इम्प्रूवमेंट, राइट। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड जो लोग कहते हैं कि ये मैन ही क्यों परफेक्ट, तो उनको एक इंग्लिश का फिगर ऑफ वो होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक चीज़ होती है सिनेक्डोके, दैट इज अ पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ होल, मैन इज बीइंग यूज्ड एज अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन, समझे, दैट्स द थिंग। अगला आएगा फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग, एंड मेरे ख्याल से इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज, एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर। ओके, सो तीन फैक्टर्स फैसिलिटेट लर्निंग, दैट आर reinforcement, मोटिवेशन एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग, ठीक है। सो अब reinforcement में आते हैं, इसमें दो तरीके के पढ़ेंगे, कंटिन्यूस और पार्शियल, राइट। कंटिन्यूस में क्या होता है, आफ्टर ईच टारगेट रिस्पॉन्स reinforcement इज गिवन, ठीक। पार्शियल में इट इज़ गिवन ओनली ओकेजनली। कंटिन्यूस में रिस्पॉन्स रेट रैपिड होता है, ठीक है, ज़्यादा रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, जल्दी जल्दी वो रिस्पॉन्स आ रहा है। पार्शियल में इनिशियली रिस्पॉन्स रेट कम होता है, बट देन आप देखो कि क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आदत नहीं लगी है किसी चीज़ के लिए काम करने की, बस काम करने का आपने सीख लिया पार्शियल में, तो ये कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट पहले भी देखा था हमने चैप्टर में, ज़्यादा जल्दी एक्सटेंशन हो जाता है इसका। वेराज पार्शियल रीइंफोर्समेंट में देयर इज़ हायर रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, ठीक। अब देखो दुनिया वालों ने बस पता नहीं क्यों नाम दे दिया है कि एक चीज़ होती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, यही कह रहा है कि एक्सटिंक्ट रिस्पॉन्स, एक्सटिंक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज लेस प्रोबेबल व्हेन लर्नड विद पार्शियल रीइंफोर्समेंट, बस यही सेम पॉइंट फिर से दे दिया है, ठीक। अब आते हैं मोटिवेशन पर। मोटिवेशन को डिफाइन कैसे करोगे, राइट। मोटिवेशन इज अ मेंटल प्लस एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट दैट अराउजेज एन ऑर्गेनिज्म टू एक्ट, अराउजेज मतलब एक्टिवेट्स, ठीक है। नाउ a mental and physiological state that arouses an organism to act, ठीक। These acts are aimed at fulfilling the current need, and this behavior continues till the goal is attained and the need is fulfilled, ठीक। Now we say that motivation is a prerequisite for learning, but इतना motivation सब में होता है, बैठना तो पड़ता है डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करने। खैर, so what are the sources of motivation? So there are two sources, extrinsic and intrinsic. Extrinsic मतलब learning because it helps attain another goal, है ना।
तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ये सोच के कि यार चलो इसके बाद क्या शांति मिलेगी, दिन में आराम से कुछ गेम वेम खेलूँगा, ऐसा कुछ करूँगा, है ना। इंट्रिंसिक मतलब बिकॉज आई एन्जॉय इट, है ना। तो मेरे को गेम खेलने की मोटिवेशन तो हर समय रहती है कि लाओ चलो अभी खोल के बैठो, है ना, वैसा। अब थर्ड पे आए, थर्ड फैक्टर इज प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग, राइट। इसमें थोड़ा सा हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से सुनना। सो प्रिपेयर्डनेस क्या होती है इस कॉन्टेक्स्ट में? स्पीशीज स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रेडीनेस टू लर्न सर्टन एसोसिएशंस दैट मे बी स्टिमुलस रिस्पॉन्स और स्टिमुलस टू स्टिमुलस, ठीक है। हाँ भाई, तो लर्निंग इज ईजी इफ एन ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली प्रिपेयर्ड, ठीक है। बट लर्निंग इज हार्ड इफ नॉट जेनेटिकली प्रिपेयर्ड, ठीक। Members of different species differ in sensory capacity and responsibility. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंसरी कैपेसिटी होगी एक ह्यूमन की, वो अलग होगी एक फ़िश से, फ़िश की अलग होगी एक डॉग से, डॉग की अलग होगी एक मैमल क्या कहते हैं इससे, एप से, है ना। तो सबका अलग अलग रहता है, राइट। एंड मैकेनिज्म्स फॉर फॉर्मिंग एसएस और एसआर एसोसिएशंस वेरी अक्रॉस द स्पीशीज, है ना, दे डिफर अक्रॉस स्पीशीज। So therefore this implies that species have a biological limit on its learning capacity. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कह दें मैम हमारी जेनेटिक कैपेसिटी नहीं है साइकोलॉजी पढ़ने की। कैसे सड़े जोक मारता हूँ मैं। सो इसलिए द टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन easily acquire depends on the mechanism that it was genetically endowed with, है ना। तो ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक मैकेनिज्म है फॉर एसोसिएटिव लर्निंग वो उतना ही कर पाएगा, है ना। बेसिकली ये एग्जांपल में अगर इसको समझें तो जो चीज़ एप्स या इंसान के लिए आसान है वो हो सकता है कुत्ते और बिल्ली कभी सीख ही ना पाए, उनकी जेनेटिक लिमिट ही ना हो इतनी, है ना। तो प्रिपेयर्डनेस इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज अ कंटिन्यूम, ठीक है। ऐसे समझो कि एक एंड पे है इजी टास्क जो कोई भी स्पीशीज़ अपने हिसाब से जल्दी सीख सकती है उसके लिए इजी है, और एक एंड पे है जो टास्क वो स्पीशीज़ कभी सीख ही नहीं पाएगी क्योंकि बायोलॉजिकल लिमिट है, ठीक है। इजी और इम्पॉसिबल, बीच में आता है हार्ड। These are tasks that a species is neither prepared nor unprepared for, and these can be learnt with great difficulty and persistence, right. Now the last topic of the chapter, learning disabilities, and after that we'll end the chapter. Now learning disabilities, bhai, what are learning disabilities? These are internal or disorders that make learning yeah, acquisition of skills difficult डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल इंटेलिजेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये बच्चे की या इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को नहीं अफेक्ट करती है, बस उसका एक्विजिशन ऑफ स्किल मुश्किल हो जाता है, राइट। अब देखो जैसे कई बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं क्योंकि उनकी कुछ डिफ़िकल्टीज रहती हैं ना। क्या कभी किसी का सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है, कुछ मतलब सेंस ऑर्गन ख़राब है ना, कि ब्लाइंडनेस है या क्या कहते हैं डेफनेस है, कुछ वैसा कुछ है, राइट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, राइट। सोशल इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात आ सकती है, राइट। कल्चरल बिलीफ्स पे आ सकता है, जैसे देखते हैं कभी कभार गांव में लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता, राइट। या फिर कुछ और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है लर्निंग डिसेबिलिटी, राइट। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है काफ़ी जनरल टर्म है एंड इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, ठीक। इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, राइट। नाउ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर इनहेरेंट इन द चाइल्ड, है ना। दे आर प्रिज्यूम्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम द CNS, है ना। मतलब अगर CNS में कोई फंक्शनिंग प्रॉब्लम हो रही है, CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन, राइट, है ना। एंड ये मे और मे नॉट अकर, लर्निंग डिसेबिलिटीज मे और मे नॉट अकर विद फिजिकल हैंडीकैप, सेंसरी इम्पेयरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली कुछ हैंडीकैप करे ही करे,
उसके बिना भी हो सकता है। सेंसरी इम्पेयरमेंट ज़रूरी नहीं है हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है बच्चा अच्छी इंटेलिजेंस का हो बट एक्वायर नहीं कर पा रहा ना वो स्किल, इसलिए। तो इट कैन बी अ हैंडीकैपिंग कंडीशन इन चिल्ड्रन विद, मतलब ये even children who have average to superior intelligence, adequate sensory motor systems, and adequate learning opportunities, it can even hamper them, right? And if it is not remedied, that is, if it is not taken care of in its early stages, then it may persist throughout life. Now, symptoms of learning disabilities. राइट, तो पहले सिम्टम से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डिफ़िकल्टीज विद राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, है ना। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज में बी फ्रीक्वेंटली ट्रबल्ड इन लर्निंग लेटर्स, वर्ड्स, phrases इन टेक्स्ट, राइट। सेकेंडली, they may they may face listening problems even if their auditory systems are correct, मतलब बाकी कान वान उनका सब ठीक है बट वो ऑडिटरी इनपुट को प्रोसेस तो ब्रेन ही करता है, तो अगर वहाँ पे कोई डिसऑर्डर है तो ऑडिटरी सिस्टम तो मतलब लिसनिंग प्रॉब्लम्स तो उनको हो जाएगी ना। पुअर लर्निंग स्ट्रैटेजीज, दे मे स्ट्रगल विद प्लानिंग एंड अप्रोच, राइट। अटेंशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि अ चाइल्ड मे हैव ट्रबल फोकसिंग ऑन समथिंग फॉर लॉन्गर टाइम्स, है ना। पुअर स्पेस ओरिएंटेशन, जल्दी खो जाएंगे किसी जगह पर क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा कॉग्निटिव मैप नहीं बन पा रहा है ना। इनएडिक्वेट सेंस ऑफ टाइम, लेट होंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, मतलब है ना, वो सब रहता है। डायरेक्शनल कन्फ्यूजन में कंफ्यूज अप डाउन लेफ्ट राइट, है ना, ये सब चीज़ में कंफ्यूजन हो जाता है। परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। मिस परसीव विजुअल, ऑडिटरी या फैक्चुअल, फैक्चुअल, अच्छा टच, ओके, टच या काइनेस्थेटिक इनपुट, है ना, ये भी हो सकता है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या है? इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। एंड इन डिसलेक्सिया पीपल कंफ्यूज लेटर्स एंड वर्ड्स। अब जैसे बी लिखते हैं हम, है ना, तो अब एक इंसान बी कैसे लिखता है? बी ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखता है बी, तो वो ये बी को क्यू के साथ कंफ्यूज कर जाएगा। अगर ये बी लिखा है ऐसे करके और इधर क्यू लिखा है ऐसे करके, तो आप देखो ना, ये बी और ये क्यू बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, तो वो आदमी बेचारा बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये होता है डिसलेक्सिया में, राइट। एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।